Hello, I'm Doris Das, Assistant Professor, Department of Botany, the Graduate School College for Women, Jamshedpur, a constituent unit of Kulhan University, Chaibasa. We'll discuss about the cereals. We'll continue with that with special reference to wheat. सीरियल्स के बारे में जब मैंने राइस के बारे में बताया था, हम लोग पढ़ चुके हैं। जल्दी जल्दी एक रीकैप ले लेते हैं। सीरियल्स जो है वो इम्पॉर्टेंट सोर्स है फूड का सभी के लिए, एनिमल्स और ह्यूमन बींग सभी के लिए। जितने भी सीरियल्स हैं वो फैमिली पोएसी को बिलोंग करते हैं और इनका फ्रूट जो होता है वो कैरेक्टरिस्टिक फ्रूट होता है जिसको कैरियोप्सिस कहते हैं, जिसमें कि जो पेरिकाप है वो सीड कोट के साथ पूरी तरह से फ्यूज़ हो जाता है। जो ग्रेन्स हैं उनमें मेनली कार्बोहाइड्रेट रहता है, लेकिन थोड़ी मात्रा में प्रोटीन और विटामिन्स और फैट भी होते हैं। मॉइस्चर कंटेंट जो होता है सीरियल्स का बहुत कम होता है, इसीलिए इनको बहुत लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है। बिना ख़राब हुए ये स्टोर किए जा सकते हैं। अगर हम प्री हिस्टोरिक एविडेंसेस देखें, मतलब इतिहास को अगर हम लोग इतिहास की तरफ जाएं, तो जितनी भी पुरानी सिविलाइजेशंस हैं उनमें भी हम पाते हैं कि सीरियल जो था वो स्टेपल फूड की तरह इस्तेमाल होता था। एंशियंट सिविलाइजेशंस जैसे मेसोपोटामिया, इजिप्शियन, ग्रीक और रोमन, यहाँ पर वीट और बार्ली का ज़्यादा उपयोग होता था, जबकि भारत, चाइना और जापान में राइस का, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में कॉर्न का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था, उसका कल्टीवेशन भी किया जाता था। जो सीरियल्स हैं उनको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, मेजर सीरियल ग्रुप और माइनर सीरियल ग्रुप्स। मेजर में आते हैं वीट, राइस और मेज़, जबकि माइनर में बार्ली, ओट और राई। कुछ और भी पौधे ऐसे हैं जिनका जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो बहुत कुछ सीरियल की तरह है, लेकिन वो एक्चुअल सीरियल नहीं है। और उनमें है फेगोप्रायम एस्कुलेंटम जिसको बकवीट कहते हैं, चिनोपोडियम क्यूनोआ जिसको क्यूनोआ कहते हैं, और कुछ एमरंथस की स्पीशीज़ जो हैं ये भी सीरियल के रूप में आजकल बहुत इस्तेमाल होती हैं, लेकिन चूँकि ये प्रॉपर सीरियल नहीं है इसलिए इनको सूडो सीरियल कहा जाता है। आइए बात करते हैं वीट की। वीट का बोटानिकल नेम, जिनस नेम है ट्रिटिकम, और जहाँ तक स्पीशीज़ की बात है हम लोग आगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत सारी स्पीशीज़ हैं और फैमिली जो है वो पोएसी, सारे ही सीरियल्स फैमिली पोएसी को बिलोंग करते हैं। और कॉमन नेम वीट का जो है वो है गेहूँ। वीट जो है वो प्रिंसिपल सीरियल क्रॉप्स है। जितने भी टेम्परेट रीजन्स है वर्ल्ड के उनका स्टेपल फूड है। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन वर्ल्ड का जो है, या मोर देन हाफ कहना चाहिए, हाफ भी नहीं मोर देन हाफ जो है उनके लिए ये स्टेपल फूड है, और ये किसी न किसी रूप में वीट का इस्तेमाल वहाँ पर होता ही है पूरे वर्ल्ड में। इसका जो सेंटर ऑफ ओरिजिन है वो साउथ वेस्ट एशिया है। 2 वाइल्ड स्पीशीज़ जो थी वो 6000 BC की बात करें तो तब से ये कल्टीवेट हो रहा है, और उस समय 2 वाइल्ड स्पीशीज़ जिनको एमर वीट कहते हैं उनका कल्टीवेशन होता था। और 300 BC आते आते तक एक और स्पीशीज़ डेवलप हुई, उसका नाम दिया गया मैकरोनी वीट, ट्रिटिकम डुरम, और जो एमर वीट है वो है ट्रिटिकम डाइकोकम। और उसके बाद ट्रिटिकम एस्टिवियम, कहीं कहीं उसको ट्रिटिकम वल्गेरी भी कहा जाता है, दैट वाज ब्रॉट अंडर कल्टीवेशन। और आज की डेट में सबसे वाइडली कल्टीवेटेड स्पीशीज़ जो है वीट की वो है ट्रिटिकम एस्टिवियम। रशिया, यूएसए, चाइना, इंडिया, फ्रांस, कनाडा, टर्की, ऑस्ट्रेलिया, इटली और अर्जेंटीना जो हैं वीट के मेजर प्रोड्यूसर्स हैं। और सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन वीट का यूएसए में होता है, और उसके बाद दूसरा स्थान आता है इंडिया का। इंडिया में 18.15 मिलियन हेक्टेयर्स एरिया पर वीट की खेती होती है, और एनुअल प्रोडक्शन जो है वो 77 मिलियन टन्स का है वीट का। इंडिया में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वीट कल्टीवेट किया जाता है गेंजेटिक प्लेन्स में। और उसके बाद स्थान आता है नॉर्थ का, ज़्यादा नॉर्थ में ज़्यादा होता है, जैसे पंजाब, हरियाणा, ये सब में
वीट की खेती ज़्यादा होती है, लेकिन मध्य प्रदेश, बिहार, उसके बाद जो स्थान आता है वो मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, वेस्ट बंगाल और कर्नाटका, साउथ में भी और भी स्टेट्स में भी वीट को ग्रो किया जाता है। इंडिया में मेनली 3 कॉमन स्पीशीज़ हैं जो कल्टीवेट की जाती हैं। एक तो है ट्रिटिकम एस्टिवियम, जो सबसे ज़्यादा यानी 88% वीट जो है वो इसी स्पीशीज़ को बिलोंग करता है, जिसको हम लोग ब्रेड वीट भी कहते हैं। और दूसरे स्थान पे है ट्रिटिकम डुरम, जिसको मैक्रोनी वीट कहते हैं। ये 11% के आसपास इसका प्रोडक्शन होता है इंडिया में। जबकि जो सबसे ओल्डेस्ट स्पीशीज़ है ट्रिटिकम डाइकोकम, जिसको हम एमर वीट भी कहते हैं, ये अब उतना ज़्यादा ग्रो नहीं होता, लेकिन फिर भी महाराष्ट्र, गुजरात और साउथ इंडिया के कुछ हिस्से में इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन इसकी जो वैरायटीज़ हैं वो उनमें थोड़ा सा चेंजेस करके हाई यील्डिंग वैरायटीज़ ऑफ वीट जो है वो ग्रो की जाने लग गई है। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, वीट प्लांट जो है वो एनुअल हर्ब्स होते हैं और उनके कल्म की हाइट जो है वो 0.6 से 1.5 मीटर्स तक की होती है। कल्म्स जॉइंटेड स्टेम को बोलते हैं, जो कि नोट्स और इंटरनोट्स में डिफ्रेंशिएटेड होता है। लीव्स जो होते हैं वो सिंपल फ्लैट लीनियर लीग्यूल होता है और लीफ बेस जो होता है और शीदिंग होता है, शीत होता है वहाँ पे। इन्फ्लोरेसेंस जो है वो इरेक्ट टर्मिनल स्पाइक होता है और उसके बाद एक स्पाइक में 15 to 20 स्पाइकलेट्स होते हैं, जो कि ऑल्टरनेट फैशन में अरेंज होते हैं। एक इस तरफ, एक उस तरफ, एक इस तरफ, एक इस तरफ, इस तरह से 1 by 1, ऑपोजिट नहीं होते हैं आप एक दूसरे के। और स्पाइकलेट जो होते हैं वो 2 ग्लूम्स से घिरे हुए रहते हैं और एक स्पाइकलेट में 1 to 5 फ्लोरेट्स रहता है और हर फ्लोरेट का अपना लेमा और पेलिया होता है। लेमा थोड़ा पेलिया से बड़ा होता है और वो उसको ढक के रखता है। जो पेरियंथ है वो उनमें पेरियंथ जो है वो सिर्फ 2 लॉडिक्यूल्स ही होते हैं, स्टेमन 3 होते हैं और पिस्टल सिंगल होता है। जो ग्रेन है वो 1 सीडेड ड्राई इनडाइसन, मतलब जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, फ्रूट है, नोन एज कैरियोप्सिस। हम लोग जानते हैं कैरियोप्सिस, अभी बात कर चुके हैं कि कैरियोप्सिस वो फ्रूट होता है जिसमें पेरिकार्प जो है सीड कोट के साथ फ्यूज़ हो जाता है। और इसके ग्रेन का जो मेन वेट होता है वो एंडोस्पर्म होता है, जो कि 82% होता है। इंडिया में जो वीट ग्रोइंग जोन्स हैं उनको एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस के बेसिस पे 5 जोन्स में बांटा गया है। एक है नॉर्दर्न हिल जोन, इसमें जो है हिली एरियाज़ जम्मू कश्मीर के, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम, सिक्किम, वेस्ट बंगाल के जितने भी हिली एरियाज़ हैं उनको इसमें इस जोन में माना जाता है और वहाँ पर ट्रिटिकम एस्टिवियम को ही कल्टीवेट किया जाता है। उसके बाद आते हैं नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन्स। ये जोन जो है इसमें ईस्टर्न पार्ट जो है उत्तर प्रदेश का, वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, मणिपुर, नागालैंड, मिज़ोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम इंक्लूड किया गया है और इसमें सिर्फ और सिर्फ ट्रिटिकम एस्टिवियम ही ग्रो किया जाता है एक्सक्लूसिवली। तीसरा जोन जो है वो है नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन्स। इसमें वेस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर का जो जम्मू रीजन है वो, और राजस्थान का रीजन, साउथ ईस्ट राजस्थान छोड़ के बाकी जो हिस्सा है वो नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन्स में आता है और यहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ ट्रिटिकम एस्टिवियम को ही ग्रो किया जाता है, यही स्पीशीज़ ग्रो की जाती है। उसके बाद आते हैं सेंट्रल जोन में। सेंट्रल जोन में आते हैं मध्य प्रदेश, गुजरात, साउथ ईस्ट राजस्थान और कुछ हिस्से उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड एरिया वाला। और ये जो जोन है ये ज़्यादातर अनइरिगेटेड, मतलब ये पूरी तरह से रेन वाटर पे डिपेंड करती है और यहाँ पर ट्रिटिकम एस्टिवियम और ट्रिटिकम डुरम कॉमनली ग्रो किया जाता है, लेकिन कहीं कहीं किसी किसी रीजन्स में ट्रिटिकम डाइकोकम भी उगाया जाता है, का कल्टीवेशन होता है। और पांचवा है पेनिनसुलर जोन, जिसमें कि तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश को इंक्लूड किया गया है और इसमें ट्रिटिकम एस्टिवियम, ट्रिटिकम डुरम और ट्रिटिकम डाइकोकम तीनों ही जोन में कल्टीवेट होते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो है वो ट्रिटिकम एस्टिवियम ही ग्रो किया जाता है।
क्लाइमेट वीट कल्टीवेशन के लिए कूल विंटर और हॉट समर ये दोनों ही बहुत यूज़फुल होते हैं। और इसीलिए जो हमारे प्लेन एरियाज़ हैं, इंडो गेंजेटिक प्लेन्स जो हैं, वो जो है सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया माना जाता है वीट प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि मॉइस्ट और वार्म क्लाइमेट जो है वो उसमें वीट जो है ठीक से ग्रो नहीं करता है और हमें अच्छी यील्ड नहीं मिलती है। इसीलिए सबसे ज़्यादा वीट की खेती जो है वो इंडो गेंजेटिक प्लेन्स में होती है। सॉइल वीट जो है ऑलमोस्ट हर तरह के सॉइल्स में ग्रो किया जा सकता है, एक्सेप्ट सैलाइन एसिडिक सॉइल में वो नहीं ग्रो करेगी, और जहाँ वाटर लॉक कंडीशन है, मतलब वेल ड्रेन्ड सॉइल नहीं है, वहाँ पर वीट जो है वो नहीं ग्रो कर पाती है। क्लेई लोम्स जिनमें गुड ड्रेनेज होता है, वाटर लॉगिंग नहीं होता है, ब्लैक सॉइल, सैंडी लोम सॉइल, ये सारी जो हैं ये वीट क्रॉप के लिए बहुत ही सूटेबल होते हैं सॉइल। ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल टाइप, अलग अलग एरिया में सॉइल अलग अलग मिलती है, तो सॉइल टाइप्स के बेसिस में वीट ग्रोइंग रीजन्स को 5 हिस्सों में बांटा गया है। एक जहाँ पर गेंजेटिक एलुवियम सॉइल मिलती है वो है उत्तर प्रदेश और बिहार। फिर माने गंगा का पानी जो सॉइल लेके आता है, रिच एलुवियम सॉइल जो लेके आता है। उसके बाद आता है इंडस एलुवियम सॉइल जो कि पंजाब तरफ मिलती है, ब्लैक सॉइल रीजन्स जो कि सेंट्रल और सदर्न इंडिया में मिलेगा, और हिमालयज और शिवालिक में हिली रीजन्स में जो सॉइल मिलती है, और डेजर्ट सॉइल ऑफ राजस्थान। इन 5 वीट ग्रोइंग रीजन्स में सॉइल टाइप्स के हिसाब से इंडिया में उसको बांटा गया है। क्रॉप रोटेशन, वीट जो है वो रबी सीज़न का क्रॉप है, तो इसीलिए इसको खरीफ सीज़न में जो होते हैं जैसे ज्वार, बाजरा, मेज़, अरहर, इन सब से नॉर्मली रोटेट किया जाता है। लेकिन कहीं कहीं जहाँ पर वीट का कल्टीवेशन होता है वहाँ शॉर्ट ड्यूरेशन लेग्यूमिनोसी क्रॉप्स भी ग्रो किए जाते हैं क्रॉप रोटेशन में, ताकि जो सॉइल है उसका नाइट्रोजन कंटेंट जो है वो बढ़ जाए। हम लोग जानते हैं कि लेग्यूमिनस क्रॉप्स जो होते हैं उनकी रूट नोड्यूल्स में जो ये बैक्टीरियाज होते हैं उनमें क्षमता होती है कि वो डायरेक्टली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं सॉइल में। अब आइए कल्टीवेशन पे। वीट क्रॉप जो है वो अर्ली अक्टूबर से लेके लेट नवंबर तक बोया जाता है, और बोने से पहले लैंड को बहुत ही थॉरोली प्रिपेयर करना, मतलब अच्छे से उसको प्लाउ करना, जोता जाता है और अच्छे से उसको पानी पटाया जाता है। तो इट्स वेल प्लाउड, थॉरोली प्लाउड एंड इरीगेटेड, ताकि यूनिफॉर्म जर्मिनेशन हो सके, मतलब पूरी फसल जो है एक बराबर हर चीज़ उसको मिल सके। और बोने से पहले जो सीड्स हैं उनको एग्रोसन जीएन या फिर सेरेसन, दोनों में से किसी एक केमिकल से ट्रीट किया जाता है। तो उससे क्या होता है कि सीड्स जो होते हैं वो सीड बॉर्न डिजीज़ का जो इन्फेक्शन होता है उससे वो बचे रहते हैं, और हमारी फसल जो है, यील्ड जो है वो बहुत अच्छी होती है, हाई यील्ड होती है। सोइंग जो है वो ब्रॉडकास्टिंग, मतलब छीट के भी होती है या फिर डिबलिंग से भी की जाती है, क्यारियाँ बना करके। और अगर क्यारियाँ बना के की जाएगी तो क्यारियों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 15 to 18 सेंटीमीटर्स का होता है। इरिगेशन जो है, ड्वार्फ वेराइटीज़ जितनी भी वीट की हैं उनको काफ़ी ज़्यादा इरिगेशन की ज़रूरत होती है, इसीलिए छोटे छोटे इंटरवल्स में इरिगेशन करना पड़ता है। लेकिन जो टॉलर वेराइटीज़ होती हैं वीट की, जिसमें पौधे थोड़े बड़े होते, लंबे होते हैं, ऊंचे होते हैं, उनमें जो इरिगेशन है वो एक बार में एक बार के क्रॉप में 3 से 4 बार करने से, पानी पटाने से काफ़ी हो जाता है उसके लिए। मैन्योरिंग की बात करें तो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड वीट इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट जो है, वहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए गए हैं उन्होंने बताया है कि पर हेक्टेयर अगर अच्छी यील्ड चाहिए वीट की तो 120 kg नाइट्रोजन, 40 to 60 kg फॉस्फोरस और 60 से 65 kg पोटाश जो है वो खेतों में डालना बहुत ज़रूरी है। हार्वेस्टिंग, जब स्ट्रॉ जो है वो ड्राई हो जाता है, ऑलमोस्ट
येलो गोल्डन या लाइट ब्राउन जैसा दिखने लगता है और ग्रेन्स जो हैं वो हार्ड हो जाते हैं, तो मतलब क्रॉप जो है हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो चुका है। और हार्वेस्टिंग का जो मेथड है वो फार्म के हिसाब से, जो फील्ड है उसके हिसाब, साइज़ के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। अगर फार्म्स छोटे हैं तो मोस्टली वो हैंड सिकल जो है हंसुआ की तरह औजार होता है, उससे काटा जाता है। लेकिन जो बहुत बड़े बड़े खेत होते हैं उनमें हार्वेस्टिंग मशीन से भी की जाती है। हार्वेस्टिंग के बाद में वो जो शीव्स होते हैं उनको ज़मीन पे, चाहे तो खेतों में ही या फिर कहीं पर भी समतल ज़मीन पे उनको बिछा दिया जाता है और उसके बाद थ्रेशिंग के लिए उन पर बैलों को उनके ऊपर से चलाया जाता है। तो उससे क्या होता है, जो पके हुए ग्रेन्स होते हैं वो पौधे से अलग हो जाते हैं, या फिर मशीन द्वारा भी ये किया जाता है। और ग्रेन्स को थ्रेशिंग करके, मतलब अलग करके शीव्स से, उसके बाद उसको विनोइंग बास्केट्स में चाला जाता है ताकि उसके अंदर का जो हस्क वगैरह है वो और वीट ग्रेन्स जो है दोनों अलग किया जा सके। और अच्छा से सुखाने के बाद ग्रेन्स को उसको बोरों में बंद करके स्टोर कर लिया जाता है। और स्टोर करने के लिए फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और स्टेट वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशंस जो है, ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इनके अलावा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो जगह प्रोवाइड करते हैं फूड ग्रेन्स स्टोर करने के लिए। बहुत सारी बहुत सारी वीट की इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ जो हैं वो डेवलप की गई हैं, और इनको डेवलप करने का पूरा श्रेय जो है वो डॉक्टर बीपी पाल और डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को जाता है। और उन्हीं के एफर्ट से एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि न्यू दिल्ली में है, वो एक इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ वीट ब्रीडिंग जो है उसकी तरह उभर करके आया है। और यहाँ पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स और करके बहुत सारी न्यू इम्पॉर्टेंट इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ जो हैं वो वीट की डेवलप की गई हैं, जिससे कि हाई यील्ड हो सके। और जो यहाँ पर कुछ एक वेराइटीज़ का नाम मैंने दिया है, बट उसके अलावा भी मैनी मोर हाई यील्डिंग एंड रेजिस्टेंट टू डिजीज़ वेराइटीज़ जो है इंडिया में डेवलप हो चुकी हैं। और वो जहाँ पर उसको ग्रो करना, कल्टीवेट करना है, उसके हिसाब से कौन सी वैरायटी होती है वो जो एग्रीकल्चरिस्ट लोग हैं, साइंटिस्ट हैं, वो सजेस्ट करते हैं। उनमें से कुछ है लर्मा राजो, जो कि ये जो वैरायटी है ये येलो और ब्लैक रस्ट को रेजिस्टेंट होती है, मतलब इस वैरायटी में येलो और ब्लैक रस्ट नहीं लगता है। फिर है NP846, ये भी हाईली रेजिस्टेंट है रस्ट को। कल्याण सोना, जो कि हाई रेनफॉल जहाँ होता है वहाँ के लिए बहुत सूटेबल वैरायटी है। फिर है सोनालिका, ये एक ड्वार्फ वैरायटी है जिसके ग्रेन्स जो होते हैं बहुत गोल्डन होते हैं। फिर शरबती सोनारा जो है ये काफ़ी जल्दी मैच्योर हो जाती है, तो इसीलिए जहाँ पे लेट सोइंग होता है, लेट से बोया जाता है, वहाँ पे ये वैरायटी को इस वैरायटी से कल्टीवेशन किया जाता है ताकि कम समय में हम लोग को ज़्यादा यील्ड मिल सके। उसके बाद है हीरा मोती, ये दो भी हैं। हीरा जो है वो एक ड्वार्फ वैरायटी है और उसके जो ग्रेन्स होते हैं वो हार्ड और थोड़े लंबे होते हैं, एम्बर कलर के, सुनहरे से होते हैं। और जो मोती है वो भी ड्वार्फ वैरायटी है, और इसके जो ग्रेन्स होते हैं उनको माना जाता है कि चपाती इनकी बहुत अच्छी होती है, दे आर रिच इन ग्लूटेन। आइए बात करते हैं यूजेस की। वैसे तो वीट के यूजेस सभी जानते हैं, बट फिर भी ये एक स्टेपल फूड है और पूरे वर्ल्ड के मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में ये एक स्टेपल फूड के रूप में उपयोग किया जाता है। वीट फ्लोर यानी आटा जो है उससे चपातीज़, ब्रेड, बिस्किट्स बनाए जाते हैं। और फ्लेक्स, जैसे कॉर्न फ्लेक्स होते हैं वैसे ही वीट फ्लेक्स भी आजकल मार्केट में आ गया है, वो सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। और वीट फ्लोर की बाकी जो वैरायटीज़, आटा तो है ही है, और उसके अलावा भी जो आपका सूजी, मैदा, ये सब भी वीट फ्लोर का ही पार्ट होता है। वीट जो है वो स्टार्च के मैन्युफैक्चर में और इंडस्ट्रियल अल्कोहल के मैन्युफैक्चर में भी इस्तेमाल किया जाता है, उसका उपयोग किया जाता है। वीट ब्रान जो है, जो वीट की भूसी होती है, नॉर्मली जब
आटा पिसाया जाता है मिल्स में, तो उसके बाद यूज़ करने से पहले नॉर्मली हम लोग उसको छन्नी से चाल देते हैं आटा गूँथने से पहले। तो जो मोटा हिस्सा उसका निकलता है उसको बोलते हैं ब्रायन। तो व्हीट ब्रायन को पहले चाल दिया जाता था, बट आजकल उसको माना जाता है कि वो जो है वो गुड सोर्स है फाइबर का, और उसका इस्तेमाल हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। इसलिए आजकल अलॉन्ग विथ व्हीट ब्रायन भी आटा मिलता है, और अलग से व्हीट ब्रायन भी मार्केट में मिलता है। अगर किसी को डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होती है तो वो सिर्फ व्हीट ब्रायन का भी उपयोग करते हैं अपने खाने में। व्हीट स्ट्रॉ जो होता है, मतलब पुआल जो होता है, वो कैटल्स की बेडिंग, मतलब जहाँ पे लोग गाय भैंसे पालते हैं या बकरी भेड़ वगैरह पालते हैं, वहाँ पे उनके बैठने के लिए, उनके सोने के लिए जो स्थान बनाया जाता है, वहाँ पर व्हीट स्ट्रॉ जो है उसका उपयोग किया जाता है। और मैट्रेसेस, गद्दे वगैरह में बनाने में भी इसके स्ट्रॉ का इस्तेमाल किया जाता है। और जब कोई भी फ्रेजाइल आइटम, मतलब टूटने वाला जो आइटम होता है, उसकी पैकिंग में भी इसके पुआल का उपयोग किया जाता है। व्हीट स्ट्रॉ का उपयोग फरफरियल अल्कोहल के प्रोडक्शन में भी होता है। स्ट्रॉ का जो पल्प होता है, अगर उसको भिगा के रख दीजिए और पीस लीजिए तो जो पल्प तैयार होता है व्हीट स्ट्रॉ का, उसको पेपर के मैन्युफैक्चर में या फिर स्ट्रॉ बोर्ड या बिल्डिंग बोर्ड जो है इसके मैन्युफैक्चर में भी इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए एक इमेज है फील्ड में रेडी हार्वेस्ट के लिए रेडी व्हीट है। गेहूं की बालियां दिख रही हैं जो ऑलमोस्ट हार्वेस्ट के लिए तैयार हैं, पकी बालियां हैं, और लीफ भी आपको दिखाई दे रहे हैं, लीफ का स्ट्रक्चर भी। और ये पूरा स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस जो है वो विजुअल हो रहा है आपको। सो दैट्स ऑल फॉर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।